पंचम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद। और आज इसके अंदर हम अभ्यास प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसको करेंगे। अभ्यास प्रश्नों के दूसरे भाग को हल करेंगे। देखिए, चर्चा करें। पहला प्रश्न, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। यानी प्रश्न यह है कि 1921 के अंदर जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो इस आंदोलन के अंदर समाज के किन किन वर्गों ने भाग लिया था, उन सब की हमको एक सूची बनानी है। और इसके बाद इनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। उन जो हमने सामाजिक वर्गों की सूची बनाएंगे जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया है, उनमें से हमको 3 वर्गों को छांट करके उनके बारे में लिखना है कि वो उन्होंने क्यों इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था, उनकी आशाएं क्या थी और उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया था। तो देखिए, ये जो असहयोग आंदोलन था ये जनवरी 1921 के अंदर प्रारंभ हुआ था और इसमें समाज के अनेक वर्गों ने भाग लिया था। इसमें शहरी मध्यम वर्गीय लोगों ने भी भाग लिया था, गांव के किसानों ने भी भाग लिया था, आदिवासी किसानों ने भी भाग लिया था, इसके अलावा बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने भी भाग लिया था, श्रमिकों ने, व्यापारियों ने और महिलाओं ने, सभी ने इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया था। शहरी मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनमें अगर हम बात करें तो इसके अंदर शिक्षक थे, विद्यार्थी थे, हेडमास्टर थे और वकील थे। इन सब ने इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। शहरी मध्य वर्ग जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, हेडमास्टर और वकील भी शामिल थे। किसानों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो अवध के किसान थे उन्होंने इस संघर्ष के अंदर भाग लिया था। किसान मुख्य रूप से अवध के किसान। और आदिवासी किसानों की बात करें तो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले जो आदिवासी किसान थे उन्होंने भी इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था। आदिवासी आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों ने इसमें भाग लिया था। उसके अलावा देखिए, बागानी मजदूर, व्यापारी, श्रमिक और महिलाओं, समाज के अनेक वर्ग इस आंदोलन के अंदर आगे आए थे। शहरी मध्यम वर्गीय समूह की बात करते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत जो थी वो शहरी मध्यम वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी के साथ प्रारंभ हुई थी। यानी जो शहरी मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों में जाना बंद कर दिया था। शिक्षकों ने और हेडमास्टरों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे और वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया था। उन्होंने अदालतों में जाना बंद कर दिया था। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने भी मुकदमे लड़ने बंद कर दिए थे। और मद्रास के अलावा जो ज्यादातर प्रांत थे हमारे भारतवर्ष के अंदर उस समय, उन्होंने विधायी परिषदों के चुनावों का लोगों ने वहां पर बहिष्कार कर दिया था। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में विधायी परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुओं का, विदेशी सामानों का भी बहिष्कार किया गया था। इसके अलावा देखिए, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जाने लगी थी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी थी और विदेशी वस्तुओं के साथ साथ विदेशी कपड़ों का आयात भी घट करके आधा ही रह गया था। आप ये देख लीजिए, 1921-22 के अंदर जो विदेशी कपड़ों का जो आयात था वो 102 करोड़ से घट करके मात्र 57 करोड़ ही रह गया था। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई थी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जिससे विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। 1921-22 के बीच यह 102 करोड़ से घटकर मात्र 57 करोड़ पर आ गया था। व्यापारियों ने भी विदेशी चीजों का व्यापार करने से इनकार कर दिया था। अब वो विदेशी चीजों का व्यापार नहीं करते थे, इसके साथ ही उन्होंने विदेशी व्यापार में निवेश करने से भी इनकार कर दिया था। व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने से इनकार कर दिया। अब अवध के किसानों द्वारा इस आंदोलन में क्या किया गया इसको हम देखते हैं। शहरों से आगे बढ़कर ये आंदोलन था ये गांव में भी पहुंच गया था, देहातों में भी पहुंच गया था।
शहरों से बढ़कर यह आंदोलन देहात में भी फैल गया था और अवध के अंदर सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका यह आंदोलन जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ था, जिन्होंने किसानों के ऊपर बहुत सारे लगान और कर लगा रखे थे। वो उनसे विभिन्न प्रकार के लगान वसूल करते थे, विभिन्न प्रकार के कर वसूल करते थे और लगान की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती थी। उनका आंदोलन जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान तथा कर वसूल रहे थे और किसानों से बेगारी भी ली जाती थी, बेगार भी कराई जाती थी, यानी उनसे काम कराया जाता था और एवज में उनको पैसा भी नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जो जमीनों पर किसानों का अधिकार नहीं हो जाए, इसलिए जमीनों के पट्टे भी बार बार बदल दिए जाते थे कि कहीं किसान उन जमीनों पर अपना कब्जा न कर लें। जमीनों पर किसानों के अधिकार स्थापित ना हो सके, इसलिए बार बार उनकी जमीनों के पट्टे बदल दिए जाते थे। किसानों की इसमें मुख्य रूप से 3 मांगे थी। एक तो जो लगान है उसको कम कर दिया जाए और जो बेगारी उनसे कराते थे वो बेगारी बंद होनी चाहिए और जो दमनकारी जमींदार थे उनका बहिष्कार होना चाहिए। ये मुख्य रूप से उनकी 3 मांगे थी। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और इसके लिए अनेक जगहों पर पंचायतें होने लगी और उन पंचायतों में इन जमींदारों के खिलाफ नाई धोई जो व्यवस्था थी, नाई और धोबी की जो सुविधा होती थी, उसको उनके लिए बंद करने के प्रस्ताव आने लगे कि जो ये दमनकारी जमींदार हैं, इनको ना नाई की और ना धोबी की, ये दोनों ही सुविधाएं इनकी बंद होनी चाहिए। इसके लिए पंचायतों ने जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के फैसले लिए गए। और जून 1920 के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू अवध में आए तो उन्होंने अवध का दौरा किया। अवध का दौरा करने के बाद में वो किसानों से उन्होंने बातचीत की, उनकी व्यथा को उन्होंने सुना। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा कर गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा सुनी। फिर अक्टूबर 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू, सन्यासी बाबा रामचंद्र और अन्य बहुत सारे किसान नेता थे, उन सब के नेतृत्व के अंदर एक किसान सभा का गठन किया गया था। अक्टूबर 1920 तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया था और 1 महीने के अंदर अंदर तो इस पूरे इलाके के अंदर इस संगठन की 300 से भी ज्यादा शाखाएं खुल गई थी। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले वर्ष जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस ने किसानों के इस संघर्ष को असहयोग आंदोलन में शामिल करने का पूरा प्रयास किया था। अगले वर्ष जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हम संघर्ष देखते हैं बागानी मजदूरों का। देखिए बच्चों, असम के जो बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, उनके लिए आज़ादी का अर्थ था उस 4 दीवारी से बाहर आना जाना जिसके अंदर वो कैद थे। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उस 4 दीवारियों से जब चाहे आ जा सकें जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। और उनके लिए आज़ादी का मतलब यह भी था कि जो उनके स्वयं के गांव थे वहां वो संपर्क स्थापित कर सकें। उनके लिए आज़ादी का मतलब यह भी था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख सकें। वो क्यों नहीं कर सकते थे ऐसा काम? इसका कारण यह था कि 1859 के अंदर इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट लागू कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने और इस एक्ट के द्वारा वो अपने बागानों से या जहां वो रहते थे उस 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकते थे, जिसके तहत उन्हें बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। लेकिन इन मजदूरों ने जैसे ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो वो अपने अधिकारियों की आज्ञाओं की अवहेलना करके और वहां से बागानों से निकल करके अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए, घर चल दिए। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो अपने अधिकारियों की अवहेलना कर बागान छोड़कर घर जाने लगे। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ चुका है और गांव में प्रत्येक को यानी हर एक को जमीन मिलेगी, खेती करने के लिए जमीन मिलेगी। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया है इसलिए हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। जैसे ही वो वहां से निकले
और रास्ते में थे तभी रेलवे की और स्टीमर वालों की यानी जहाज़ों की हड़ताल हो गई और उस हड़ताल के कारण वो रास्ते में ही अटक गए और फिर पीछे से जाकर के अंग्रेज अधिकारियों ने उनको पकड़ लिया और उनको ज़बरदस्त तरीके से मारा पीटा। रेलवे और जहाज़ों की हड़ताल होने के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न वर्गों के लोगों ने गांधी जी के नाम का नारा लेकर के स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी थी कि हमारा देश अब स्वतंत्र होने वाला है और अब हम स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से विभिन्न वर्गों के लोगों ने गांधी जी का नारा लगाकर स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, चाहे वो शहरों के लोग थे, चाहे वो ग्रामीण लोग थे, चाहे वो बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, सभी वर्गों के लोगों ने स्वतंत्रता की हुंकार भरी। यानी इस प्रकार से अनेक वर्गों के लोग असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। दूसरा प्रश्न है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। यानी जो उपनिवेशवाद था, हम एक उपनिवेश बने हुए थे अंग्रेजों के, उसका विरोध करने के लिए नमक को एक प्रतीक के रूप में गांधी जी ने इस्तेमाल किया था, उसके बारे में हमको वर्णन करना है। देखिए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर नमक पर भी कर लगा रखा था और नमक पर कर को महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाला सबसे दमनकारी पहलू मानते थे। नमक पर कर को महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू मानते थे। नमक का सब इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, और यह सबके ही भोजन का अभिन्न अंग होता है। नमक का अमीर गरीब सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। और 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको एक पत्र लिखा और उस पत्र के अंदर कुल 11 उनकी मांगें थीं। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा जिसमें 11 मांगें थीं। यद्यपि ये जो मांगें थी ये सभी वर्गों की थी, चाहे वो उद्योगपतियों की भी थी, तो श्रमिकों की भी थी, तो मजदूरों की भी थी, तो किसानों की भी थी, लेकिन इनमें जो एक सबसे प्रमुख मांग थी वो थी नमक पर से कर को हटाने की मांग। यद्यपि इसमें सभी वर्गों की मांगें थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने की थी। और महात्मा गांधी का ये जो पत्र था वो एक अल्टीमेटम की तरह था, एक चेतावनी भरा पत्र था, क्योंकि उन्होंने उसमें कहा था कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनका ये मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। लेकिन इरविन कहाँ मानने वाले थे, वो तो झुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। तब गांधी जी ने अपने सबसे जो विश्वस्त सहयोगी थे, ऐसे 78 सहयोगियों के साथ उन्होंने अपनी नमक यात्रा या दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी। फलस्वरूप गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। गांधी जी की यह यात्रा साबरमती में उनके आश्रम से प्रारंभ होकर के और दांडी तक जानी थी, जो कि एक समुद्र तटीय क्षेत्र था और इन दोनों के बीच की दूरी 240 मील थी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से प्रारंभ होकर 240 मील दूर दांडी नामक समुद्र तटीय कस्बे तक जाती थी। गांधी जी ने यह यात्रा 24 दिनों में पूरी की, यानी वो लगभग उनकी पार्टी जो मिलकर के वो सब जने 10 मील की यात्रा प्रतिदिन करते थे। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते थे उनको सुनने के लिए हजारों लोग एकत्रित हो जाते थे। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं के अंदर गांधी जी लोगों को स्वराज का अर्थ बताते थे और इसके साथ वो ये भी बताते थे कि किस प्रकार से उनको ब्रिटिश सरकार का शांतिपूर्वक तरीके से अवज्ञा करनी है, यानी उनका कहा नहीं मानना है, वो जो कुछ भी कहते हैं उसको मानना नहीं है। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और कहा कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा
ना माने और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने समुद्र से जल लिया और उस जल को उन्होंने उबाल करके नमक बनाया और यही कानून का उल्लंघन था। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ क्या। इसमें देश के विभिन्न भागों के हजारों लोग इसमें इकट्ठे हुए और उन्होंने एक तो सबसे पहला काम तो नमक कानून का उल्लंघन करना प्रारंभ किया। यानी जगह जगह पर जाकर के वो नमक बनाने लगे और वो जो सरकारी नमक कारखाने थे उनके बाहर जाकर के प्रदर्शन करने लगे। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ उन्होंने विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करने का काम करने लगे। शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी की जाने लगी और अंततः फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया और अप्रैल 1930 के अंदर उन्होंने जो गांधी जी के सबसे विश्वसनीय सहयोगी थे अब्दुल गफ्फार खान, उनको गिरफ्तार कर लिया। लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन उसके 1 महीने बाद में उन्होंने गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को और अगले माह ही गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया। गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जो प्रतीक थे, उनकी इमारतें थी, उनके ऊपर हमला करना प्रारंभ कर दिया। गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई और ब्रिटिश शासन के प्रतीकों पर हमले शुरू कर दिए और फिर भयभीत सरकार ने दमन का रास्ता अपनाना शुरू किया और उन्होंने जो सत्याग्रही थे उनके ऊपर हमले करने प्रारंभ कर दिए। महिलाओं और बच्चों को बुरी तरह से मारा पीटा जाने लगा और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इस प्रकार से चारों तरफ हिंसा का तांडव देखते हुए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। भयभीत सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। सत्याग्रही अपने शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालते थे, कुछ भी करते थे वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करते थे। उनके ऊपर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। तीसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। बच्चों, सिविल नाफरमानी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन ही है और इस आंदोलन के अंदर महिलाओं का क्या योगदान रहा, उसमें अगर हम उस स्थान पर थे तो हमने जो देखा उसका हम वर्णन कर रहे हैं और वो वर्णन इस प्रकार से है कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। सिविल नाफरमानी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था और गांधी जी का जब नमक सत्याग्रह के दौरान जब वो यात्रा कर रहे थे उस समय भी उनके भाषणों को सुनने के लिए बहुत सारी महिलाएं अपने घरों से निकल करके आई थीं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने घर से बाहर आ जाती थीं। महिलाओं ने जुलूसों में भी भाग लिया था। उन्होंने नमक कानून का भी उल्लंघन किया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया था और शराब की दुकानों की पिकेटिंग का कार्य भी उन्होंने किया था और यहां तक कि महिलाएं जेल भी गई थीं। महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी की और बहुत सारी महिलाएं तो जेल भी गई थीं। शहरों के अंदर तो ऊंची जाति की जो महिलाएं थी वो इस आंदोलन के अंदर बहुत सक्रिय रहीं, जबकि गांवों के अंदर जो अमीर किसान थे, अमीर परिवारों के जो लोग थे, उनकी महिलाएं इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेती थीं। शहरों में ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं।
और गांधी जी के आह्वान के बाद में जब उन्होंने कहा कि सबको ही देश की सेवा के लिए एकत्रित होना चाहिए, आंदोलन में भाग लेना चाहिए, तो महिलाओं ने भी राष्ट्र की सेवा के लिए अपना पवित्र कर्तव्य मानते हुए वो भी इस संघर्ष के अंदर शामिल हुई। गांधी जी के आह्वान के बाद महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र कर्तव्य लगने लगा था और इसलिए उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। यद्यपि सार्वजनिक जीवन में आ जाने के बाद में भी महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि स्वयं गांधी जी का ये मानना था कि महिलाओं का मुख्य कार्य तो घर संभालना ही है, यानी घर को वो महिलाएं ही ठीक प्रकार से संभाल सकती हैं, घर की जिम्मेदारियों को वो ही ठीक प्रकार से चला सकती हैं। यद्यपि सार्वजनिक जीवन में आ जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई भारी बदलाव नहीं आया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि औरतों का असली कर्तव्य घर चलाना ही है। और देखिए इसका प्रभाव ये तक रहा कि कांग्रेस ने भी इस संगठन में बहुत लंबे समय तक महिलाओं को किसी महत्वपूर्ण पद देने में वो हिचकिचाती रही, यानी महिलाओं को कोई विशेष बड़ा पद उन्होंने बहुत लंबे समय तक नहीं दिया। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी महिला को महत्वपूर्ण पद देने से हिचकिचाती रही और कांग्रेस को तो उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी, यानी महिलाएं उनके कार्यक्रमों में आ जाएं तो सबको ये लगे, अंग्रेज सरकार को भी ये लगे कि महिलाओं ने, पुरुष ने, सब ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। कांग्रेस को तो उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। अब देखिए चौथा प्रश्न है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? कुछ वर्गों के राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर बटे हुए थे। कुछ वर्ग थे ऐसे, जैसे दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग, हम उनके बारे में देखते हैं। कुछ वर्गों के राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर बटे हुए थे, जैसे हम पहले दलितों के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक दलितों की समस्याओं पर या दलितों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं से डरी हुई थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं से डरी हुई थी। और दलित नेता भी अपने समुदाय की समस्याओं का निवारण एक अलग ही प्रकार के राजनीतिक ढंग से ढूंढना चाहते थे। दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे और वो दलित जो लोग थे वो खुद को संगठित करने लगे थे। दलितों ने शिक्षण संस्थाओं के अंदर अपने आरक्षण की आवाज उठाई और उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाएं, जहां से केवल दलित ही विधायी परिषदों में चुन करके आ सकें। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, जहां से केवल दलित ही विधायी परिषदों में चुन करके जा सकें। दलितों का यह मानना था कि उनकी जो सामाजिक अपंगता है वो राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा ही दूर की जा सकती है, यानी समाज के अंदर जो उनकी स्थिति खराब है वो ठीक तभी हो सकती है जब उनको राजनीतिक अधिकार मिलें। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी काफ़ी सीमित मात्रा में ही रही थी। और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 के अंदर सभी दलितों को संगठित करने के लिए एक दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को संगठित करने के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की इस बात को मान लिया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रूप से छोड़े जाएं। और लेकिन इस बात को सुनते ही महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की अंबेडकर की बात मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी का मानना था कि इससे समाज के एकीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी पड़ जाएगी, समाज में भेद हो जाएंगे। गांधी जी का मानना था कि इससे समाज के एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी।
और आखिरकार अंत में अंबेडकर ने गांधी जी की राय को मान ही लिया और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इस पूना पैक्ट के द्वारा दलितों को प्रांतीय और केंद्रीय सभाओं के अंदर, विधायी परिषदों के अंदर सीटें आरक्षित कर दी गई। इस पूना पैक्ट से दलितों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल भी गईं। लेकिन फिर भी ये जो दलित आंदोलन था, ये कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों को सदैव ही शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता रहा। अब देखिए, मुस्लिम वर्ग की हम बात करते हैं तो जब असहयोग खिलाफत आंदोलन शांत पड़ने लगा था, तब मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग के नेताओं को ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस उनसे कुछ कटती जा रही है, दूर होती जा रही है। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ सा महसूस करने लगा था। और जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की 1927 में आपस में गठबंधन होने के प्रयास किए गए, यानी उनमें आपस में गठबंधन हो जाएगा ऐसा लगता था, तब ऐसा लगा कि अब तो एकता स्थापित हो ही जाएगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1927 में गठबंधन का प्रयास किया और ऐसा लगा कि अब तो एकता स्थापित हो ही जाएगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर जो सबसे बड़े मतभेद थे वो प्रतिनिधित्व के सवाल पर ही थे। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मुसलमानों को जो केंद्रीय सभा है उसके अंदर सीटें आरक्षित कर दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांत है, जैसे पंजाब है, बंगाल है, वहां पर उनकी आबादी के अनुपात में ही उनको सीटें दे दी जाएं। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मुस्लिमों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांत बंगाल और पंजाब में आबादी के अनुपात में, जैसे जितनी उनकी आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पर उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। लेकिन ये बहस चली रही थी उसी समय 1928 के अंदर एक सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एक नेता थे M.R. जयकर। उन्होंने ये कह दिया कि ये जो बहस चल रही है समझौते की, इस बहस की उन्होंने खुलेआम ही निंदा कर दी और इस प्रकार जो समझौते के प्रयास थे वो सारे के सारे वहीं धाराशाही हो गए। यह बहस चल ही रही थी कि उसी समय 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा कर दी कि ये जो प्रयास किए जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता के, वो गलत है। इस प्रकार की उन्होंने निंदा कर दी और इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी। और इस प्रकार से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो दोनों ही समुदाय एक दूसरे को शंका और अविश्वास की दृष्टि से देख रहे थे। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। और इस प्रकार से बच्चों, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर अब यहीं पर समाप्त होते हैं और हम अगले भाग के अंदर तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। धन्यवाद।